ठीक है, तो आज हम सबसे पहले दो क्वेश्चंस करेंगे, एक वैल्यूज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा डिज़ास्टर मिटिगेशन। कौन सा? वैल्यूज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा डिज़ास्टर मिटिगेशन। दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है और पिछले साल में और उससे पिछले साल में भी यूपीएससी में पूछे गए हैं गवर्नेंस के टॉपिक्स में, राइट। तो इसके अलावा मैं आज आपको कुछ लिखने के लिए भी दूंगा, वो आपने लिख के दिखाना मेरे को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन एक लिख लीजिए, डिस्कस द causes for drifting of values, drifting DRIFTING of values to lower standard among civil servants in India। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्कस द causes for drifting of values to lower standard among civil servants in India। ठीक है, अब देखो नॉर्मली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के अंदर हमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है और हम कॉजेज़ जो हैं वो लिख के आ जाते हैं। बट यूपीएससी के अंदर, और क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस केएस वाले कॉपी करते हैं, मेंस में कॉपी होती है सारी, तो इसलिए केएस के अंदर भी, क्योंकि यूपीएससी में होते हैं तो केएस में भी होंगे, तो ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो वो क्या है? सजेस्ट द मेथड्स टू इम्प्रूव वैल्यूज इन सिविल सर्वेंट्स, सजेस्ट मेथड्स टू इम्प्रूव वैल्यूज इन सिविल सर्वेंट्स। अब देखिए, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बुक्स में नहीं मिल सकता। वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये एक ऐसी चीज़ है कि हम जितना मर्ज़ी पढ़ लें हमें समझ में नहीं आएगा कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने खुद अपने नोट्स में बनाया था, क्योंकि मेरे को भी ये मिला नहीं था, तो मैंने आगे पीछे से न्यूज़पेपर वगैरह से, मैगज़ीन वगैरह से खुद बनाया था, तो तभी आपको मैं लिखवा रहा हूँ ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप खुद अटैम्प्ट करके देखो। करोगे अटैम्प्ट? या सीधा लिखवा दूँ मैं? चलो मैं लिखवा देता हूँ, लिखवा दो, लिख लो। ये क्वेश्चन आपको एथिक्स में भी काम आने वाला है, इसमें भी काम आने वाला है और एसे में भी काम आने वाला है, राइट। तो आप लिखो, द वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द प्रेजेंट डे इंडिया, the value of civil service of the present day India is far from expected, far from expected। यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स की वैल्यूज़ हैं जो होनी चाहिए, दे आर फार फ्रॉम एक्सपेक्टेड। देखो, इसके पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, मार्कस, वो ये कि सिविल सर्विस बेसिकली है क्या। आपको कुछ आइडिया कि सिविल सर्विस क्या है? आप बताइए, एक एक करके मैं पूछूंगा, आप बताइए, हाउ यू डिफाइन सिविल सर्विस? सॉरी, क्या बोल रहे हो? सर्विसेज रेंडर्ड फॉर द पीपल। सर्विसेज रेंडर्ड फॉर द पीपल। आप बताइए। सर, सिविल सर्विस ये कि मतलब जैसे देश की हेल्प करने के लिए। ओके,
ठीक है, सर्विस आपका सेम ही है। आप बताइए। लोग से होती है सर, ये वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर वेलफेयर के लिए जो सर्विस। सर यही कि एक होती है फोर्स होती है सिविल है कि सिविलियंस के लिए जो सर्विस। सिविलियंस के लिए वेरी गुड, थोड़ा सा इंप्रूव है। बाकी क्योंकि सर्विस बहुत तरह की होती है, मिलिट्री सर्विस भी है, पुलिस सर्विस भी है, एक सिविलियन सर्विस है। जो सिविल सर्विस होती है वो सिविलियन सर्विस है। गुड। सर ऐसी सर्विसेज जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में होती है जो सभी मतलब हर किस्म का वो अपने अंदर हर किस्म के डिपार्टमेंट में ही होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट की। ओके, ठीक है। अब देखिए सिविल सर्विस क्या है। ये सिविल सर्विस मैक्स वेबर नाम का एक पर्सन था। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम जर्मनी। मैक्स वेबर बेसिकली ही इन्वेंटेड सिविल सर्विस। उसने सिविल सर्विसेज को इन्वेंट किया। क्या किया? अब आप बोलोगे सर इन्वेंट तो कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये ऐसी चीज़ होती है, तो सिविल सर्विस कैसे इन्वेंट हो सकती है? हो सकती है बिकॉज इट वॉज अ न्यू थिंग। अब न्यू थिंग कैसे थी सिविल सर्विस? हाउ इट वॉज अ न्यू थिंग, हाउ इट वॉज अ नोवेलिटी? इट वॉज अ नोवेलिटी बिकॉज बेसिकली अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो जो जॉब्स जिसको हम कहते हैं जॉब, वो दो तरह की होती हैं, एक प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब, राइट? तो एक टाइम था जब सिर्फ प्राइवेट जॉब ही हुआ करती थी, गवर्नमेंट इवन के जॉब हुआ ही नहीं करती थी, क्योंकि जॉब्स तो तब स्टार्ट हुई होना जब कंपनीज आई। और आपको पता है एक टाइम पे कंपनीज होती ही नहीं थी। बेसिकली कंपनीज आना स्टार्ट कब हुई हैं? जब ब्रिटिश रेवोल्यूशन आया है। ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। वो क्या था? बेसिकली पहले जो काम हुआ करता था इट वाज डन बाय हैंड, नॉट बाय मशीन्स। बट ब्रिटेन में टेलर नाम का एक पर्सन था, टेलर, उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी। बेसिकली टेलर वाज एन इंजीनियर, ही वाज एन इंजीनियर एंड ही वाज वर्किंग इन अ कंपनी। व्हेन ही वाज वर्किंग इन अ कंपनी, सो उसने बड़ी जल्दी जल्दी प्रमोशंस ली और वो टॉप पे पहुंच गया। उसने टॉप पर ऐसे पहुंचा कि उसने देखा कि इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर जो उसके काम हो रहा है उसमें कुछ अगर ऐसे सिस्टम्स बना दिए जाएं, जैसे असेंबली लाइन टेलर ने इन्वेंट की थी। क्या बोला मैंने? असेंबली लाइन। उसने कहा कि अगर असेंबली लाइन जैसी कोई चीज़ बना दी जाए, या टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, सॉरी वर्क स्टडी नहीं है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, इस तरह की चीज़ों के ऊपर उसने काम किया। असेंबली लाइन के ऊपर काम किया, टाइम स्टडी के ऊपर और मोशन स्टडी के ऊपर काम किया, और उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी बना डाली। ये क्या थी? उसने कहा कि काम जो है वो फास्ट होना चाहिए सबसे पहले। तो व्हाट इज नीडेड इज स्पीड। व्हाट इज नीडेड इज स्पीड। अगर एक काम को करते हुए हम 1 महीना लग रहा है, क्यों ना उस काम को करते हुए 2 दिन में हो जाए, तो वो कितना अच्छा हो जाएगा। एक तो उसने स्पीड लाई, दूसरा उसने कन्वीनियंस, यानी कि काम करने में सहूलियत, कन्वीनियंस हो गई, कन्वीनियंट हो गया काम करना, दूसरा उसने ये लाया। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल असेंबली लाइन की मैं आपको देता हूँ। जैसे कि गाड़ियाँ बन रही हैं, कार बन रही है। अब कार बेसिकली जब बनती है तो हर एक कार के अंदर स्टीयरिंग फिट करना होता है, सीट्स फिट करनी होती है, टायर्स फिट करने होते हैं, इंजन फिट करना होता है, ठीक है ना, हर चीज़ फिट करनी होती है। तो गाड़ियाँ बन रही हैं, तो गाड़ियाँ
एक एक गाड़ी के पास जाकर उसमें आप चीज़ फिट कर रहे हो। एक एक गाड़ी के पास जाओगे, 10 बंदे लगेंगे, कोई इंजन फिट करेगा, कोई टायर फिट करेगा और वो गाड़ी तैयार होगी। फिर वो जाएंगे दूसरी गाड़ी के पास। और उस टाइम गाड़ी क्या होगी जब उसमें कुछ लगा ही नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर होगा, चैसी जिसको बोलते हैं, और फिर उसके अंदर इंजन लगेगा, सारा कुछ लगेगा। इसने कहा असेंबली लाइन बना दो। असेंबली लाइन क्या है? जैसे आपने कभी देखा होगा कि एयरपोर्ट पे जाओ तो वो वहाँ पे खड़े हो जाओ और वो चीज़ खुद चलती है। जैसे हम अगर मॉल में जाते हैं तो एस्केलेटर होते हैं ना, जिसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं और वो सीढ़ियाँ खुद चलती हैं, है ना, ऊपर चलती हैं और नीचे उतरती हैं। ऐसे ही एयरपोर्ट पे जो अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर चलने के लिए भी वो बना होता है। ठीक है, सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए नहीं, चलने के लिए भी वहाँ पे आप खड़े हो जाओ वो खुद ही चलता रहता है। क्यों? वो क्यों बनाया होता है? क्योंकि लोगों के पास सूटकेस होते हैं, तो सूटकेस उसके ऊपर रख दिए, आराम से खड़े होकर वो चीज़ चलती रहती है। असेंबली लाइन क्या है? वहाँ पे भी वो चीज़ चल रही है, गाड़ियाँ उसके ऊपर एक एक करके आएंगी। आप खड़े रहोगे, आपने कहीं नहीं जाना। 10 लोग खड़े होंगे, वो टायर पकड़ के खड़ा रहेगा, एक बंदा यहाँ इंजन पकड़ के खड़ा रहेगा, दूसरे बंदे सीट्स पकड़ के खड़े होंगे। गाड़ी आएगी, वो अपना अपना फिट कर देंगे, गाड़ी आगे चली जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी आ जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं असेंबली लाइन। तो काम फास्ट भी हो गया और कन्वीनियंट भी हो गया। हुआ कि नहीं? तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर ने दिया। ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर ने दिया। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया एक साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। देखो, जब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं नंबर लेने के लिए, है ना। तो हमने यहाँ पर डाल दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर का कंसेप्ट डाल दिया, उसमें असेंबली लाइन डाल दिया, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी डाल दिया। ये मैं अभी समझाऊंगा नहीं, ये क्योंकि काम का नहीं है, ये पब्लिक एड वालों के लिए है, उसके लिए अब छोड़ दो इसको, बड़ा इजी है। अभी इसको रहने दो आप। ठीक है, दूसरा मैक्स वेबर के ऊपर आते हैं आप। मैक्स वेबर ने क्या किया, वो भी इसी टाइम, लगभग इसी टाइम पे आया जब टेलर आया। मैक्स वेबर ने कहा कि जो जॉब है, जॉब जो है जिसको हम पब्लिक सर्विस बोलते हैं, पब्लिक सर्विस, वो कैसी होनी चाहिए। वो कहता कि पब्लिक सर्विस जो है वो प्राइवेट सर्विस से अलग होनी चाहिए। पब्लिक सर्विस यानी गवर्नमेंट सर्विस, ये याद रखना। जो वर्ड पब्लिक है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मींस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, 2 स्ट्रीम्स होती हैं। कुछ लोग एमबीए करते हैं तो वो किसकी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं? वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें एमए कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। तो डिफरेंस एमबीए में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? पब्लिक एड में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरे में प्राइवेट है। जो मैक्स वेबर था वो कह रहा था कि प्राइवेट जॉब अलग है, गवर्नमेंट जॉब टोटली अलग है। वो ये कह रहा था। कैसे? प्राइवेट जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स हर काम एफिशिएंटली होना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंटली होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। हर एक बंदा एफिशिएंट होगा, जो नॉन एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। प्राइवेट जॉब में जाओगे, अगर आप सेल्स नहीं करके दोगे तो आपको रखेंगे ही नहीं। अगर आप अच्छे इंजीनियर नहीं होगे तो वो आपको रखेंगे ही नहीं। 2 दिन रखेंगे, तीसरे दिन बाहर कर देंगे। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में वो एक ही बार में सिलेक्शन करते हैं, उसी टाइम उन्होंने आपको देख लेना है। अगर सिलेक्शन हो गई फिर आप 30-40 ईयर्स तक गवर्नमेंट जॉब में ही रहोगे, फिर वो आपको निकाल नहीं सकते। और गवर्नमेंट जॉब में खास करके इंडिया में ये रूल है कि आईएएस के अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अंडर हिज हैंड एंड सील। अब ये भी रूल है कि नो अथॉरिटी लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन डिसमिस यू।
तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट, इसका मतलब प्रेसिडेंट से नीचे वाला कोई भी बंदा आपको जॉब से हटा नहीं सकता, यानी कि गवर्नर भी नहीं हटा सकता। अगर आप किसी स्टेट में सर्व कर रहे हो एज एन IAS ऑफिसर तो CM भी नहीं हटा सकता, गवर्नर भी नहीं हटा सकता। अगर हटा सकता है तो वो प्रेसिडेंट हटा सकता है, क्योंकि लगाया भी उसने था। ये रूल है, नो अथॉरिटी लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन डिसमिस यू फ्रॉम द जॉब। ठीक है, ये सब चीज़ें दी किसने है? वेबर ने। ये वेबर की फिलॉसफी थी। वेबर कहता था कि जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस होना चाहिए, राइट, डिफरेंस होना चाहिए। प्राइवेट में एफिशिएंसी रहती है, लेकिन गवर्नमेंट में हमें एफिशिएंसी तो चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि हमें गवर्नमेंट में एफिशिएंसी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट में भी चाहिए, बट गवर्नमेंट में कुछ और चीज़ें चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए। ठीक है, उसने कहा कि गवर्नमेंट जॉब का सबसे पहली चीज़ है कि जब अपॉइंटमेंट होगी वो परमानेंट होगी। कहते हैं ना पक्की नौकरी, पक्की जॉब, परमानेंट जॉब, ये वेबर ने ही दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन गवर्नमेंट जॉब का वेबर ने जो दिया था पब्लिक जॉब का, वो था परमानेंसी। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी थी, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट हमें सिर्फ अभी तक यहाँ पर ये देखना था कि मैक्स वेबर ने हमें पब्लिक सर्विसेज दी, गवर्नमेंट सर्विस दी। गवर्नमेंट सर्विस के तहत क्या खास बात है इसके अंदर कि हमारी जॉब परमानेंट रहेगी। यहाँ तक ये सीख लो, जॉब में परमानेंसी रहेगी, ट्रेनिंग होएगी, ट्रेनिंग भी होती है ना ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होगा, वो भी APR लिखी जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जॉब में रहेंगी, ये वेबर ने कहा था, वो अभी भी चल रही है। ठीक है, अब जब आपकी जॉब परमानेंट हो गई, कोई निकाल नहीं सकता, सस्पेंड जरूर हो सकते हो आप, लेकिन सस्पेंड के बाद इंक्वायरी होती है। अगर इंक्वायरी में आप सही पाए गए तो फिर से बहाल हो जाते हो, अगर गलत पाए गए फिर डिसमिसल का चांस बनता है, लेकिन ज़्यादातर इंक्वायरी में लोग बहाल हो जाते हैं। ठीक है, और जब उसको जो सस्पेंडेड वाले पीरियड के ऊपर जो सैलरी होती है वो भी साथ में मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जॉब जो है गवर्नमेंट, उसमें परमानेंसी है, ट्रेनिंग वगैरह रहती है उसके अंदर, अपॉइंटमेंट जब होती है तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है, रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम होता है, तो वो भी आपने देना है एग्ज़ाम। तो वही सब चीज़ें अभी आप कर रहे हो, एग्ज़ाम भी दे रहे हो, जब एग्ज़ाम पास कर लोगे ट्रेनिंग होएगी, ठीक है ना, तो उसके बाद जॉब परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर वेबर को पता था कि अगर ऐसी जॉब मैं इन्वेंट करने जा रहा हूँ जो पक्की जॉब होगी, जिसमें कोई निकाल नहीं सकता, उसको ये पता था कि उसमें इनएफिशिएंसी आ जाएगी। उसको ये पता था कि उसमें इनएफिशिएंसी आएगी, नेचुरल है ना। जब आपको कोई परमानेंट चीज़ मिल जाती है फिर आप उसको जैसे मर्जी यूज़ करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको पता है आपको निकालना बड़ा मुश्किल है। 1 घंटा लेट जाओ, कोई आपको ये तो नहीं ना बोल सकता कि आप क्यों आए 1 घंटा लेट, आए तो आए, कोई उसके लिए सैलरी थोड़ी कटेगी। प्राइवेट में तो सैलरी कट जाती है ना, 2 घंटे लेट जाओ हाफ डे लग जाता है। गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी ना हाफ डे लगेगा कि आज आप लेट आए DC साहब तो आपका हाफ डे, ऐसा होता है कभी? या 2 दिन नहीं आए DC साहब तो 2 दिन की छुट्टी कट जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। तो ये प्राइवेट में ज़रूर होता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं होता। तो मैक्स वेबर को इस चीज़ का पता था, इसलिए उसने वैल्यूज़ के ऊपर बड़ा ध्यान दिया। अब ये वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ होते हैं कि जॉब के अंदर आपको एथिक्स के ऊपर चलना है, आपने ऑनेस्टी से चलना है। ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको ज़बरदस्ती कोई आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं ला सकता, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ऑनेस्टी से चलो, डिसऑनेस्टी नहीं करो, एफिशिएंसी से चलो। यस, इन्हीं सब चीज़ों को हम वैल्यू बोलते हैं। लेकिन मैक्स वेबर ने क्या बोला कि वैल्यूज़ अगर किसी के अंदर नहीं है तो क्या करोगे? तो उसने तभी बोला कि जो एग्जामिनेशन होगा, एग्ज़ाम होगा, उसी के अंदर आप वैल्यूज़ टेस्ट कर लो। तो वो वाले लोग जिनके अंदर वैल्यूज़ की कमी है, जिनके अंदर वैल्यूज़ की कमी है, उन लोगों को आप सिलेक्ट ही ना करो पहले। तभी तो जो मेंस एग्ज़ाम होता है
और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसके अंदर पहले ही उनको डी बार कर देते हैं लोगों को, जिनको उनको लग रहा है कि ये थोड़े एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग हैं, ठीक है ना, उनको वो पहले ही निकाल देते हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरव्यू में उन्होंने, मैं बड़ी बड़ी एग्जांपल देता हूँ क्लास के अंदर के, बड़ी बड़ी इंटरव्यू में वो पूछते हैं कि अगर राइट्स हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स, तो आपकी क्या एक्शन होगा आपका, ठीक है। अगर आप एक टाइट सिचुएशन के अंदर हो, लोगों ने रोड ब्लॉक कर दी है, तो आप एज एसपी वहाँ पर पोस्टेड हो, तो आप क्या एक्शन लोगे। तो ये चीज़ें वो इंटरव्यू में भी चेक करते हैं और मेंस में, एग्ज़ाम में भी वो चेक करते हैं। मेंस में ख़ास करके चेक करते हैं क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम को साइकोलॉजिकली भी जज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी वैसी होती है, तभी यहाँ पे कहता है हर क्वेश्चन का आंसर बैलेंस्ड करना है, उसको बैलेंस करना है, दोनों एस्पेक्ट्स को, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को बैलेंस कैसे करना है, लास्ट में कंक्लूजन में उसको बैलेंस करना है, और एंड हमेशा पॉजिटिव करना है। चाहे क्वेश्चन में नेगेटिविटी खुद पूछी हुई है, लेकिन पूरी नेगेटिविटी लिख दो, लास्ट में एक आपने पॉजिटिविटी के ऊपर एंड करना है। उससे क्या झलकेगा, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड कि बंदा पॉजिटिव है। अगर हर क्वेश्चन का एंड आप नेगेटिव में कर रहे हो, नेचुरल है, आपको खुद, आप किसी का पेपर चेक करो, हर क्वेश्चन के अंदर नेगेटिविटी दिख जाएगी सामने, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि यार ये बंदा को सिलेक्ट आईएएस बनना चाहिए, ये अभी नेगेटिविटी शो कर रहा है, बाद में क्या करेगा, है ना। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो मेंस में ही सिलेक्ट, तो तभी मैं मैक्स वेबर की बात कर रहा था। मैक्स वेबर ने कहा वैल्यूज़ को हम सही करने के लिए एग्जामिनेशन ही वो ऐसी स्टेज है जब हम वैल्यूज़ को चेक करते हैं, क्योंकि उसके बाद जॉब परमानेंट हो जाएगी, फिर हम इसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहीं से हमारा क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है वैल्यूज़ से, उसके लिए मैंने आपको वैल्यूज़ के मिलता जुलता सारा बैकग्राउंड दिया। मैक्स वेबर, टेलर, पब्लिक सेक्टर की जॉब, प्राइवेट सेक्टर की जॉब, ये सारा हमने डिस्कस किया। अभी हम वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन पे। तो आपने आंसर लिखा, आपने लिखा द वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द प्रेजेंट डे इंडिया इज़ फार फ्रॉम एक्सपेक्टेड। ये पहली लाइन थी। इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट civil service conduct has crossed limits of its degradation in morality, in morality, morality. Full stop. The corruption in public life, comma, criminalization of politics, and consequent administration dash करो, politics dash criminal nexus। अब एक ये है, इसको हम देख लेते हैं। सेकेंड ईयर अजय मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर दूसरा है। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, क्रिमिनल नेक्सस, यानी कि जो देश की एडमिनिस्ट्रेशन है और जो देश की पॉलिटिक्स है और जो देश का क्रिमिनल है, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल,
ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। कौन कौन? एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल। और चौथा एक इसमें जोड़ा जाता है, इसने लिखा नहीं यहाँ पे, वो है बिजनेसमैन। देखो ब्यूरोक्रेट भी जुड़ गया साथ में, पॉलिटिशियन भी बीच में जुड़ गया, क्रिमिनल भी जुड़ गया, ठीक है, और बिजनेसमैन भी जुड़ गया। ये चारों जो सेक्टर हैं, बिजनेस सेक्टर, क्रिमिनल सेक्टर, पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेशन, ये चारों जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट सोसाइटी के, यही एक चार इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी जो बचता है वो कॉमन मैन है। कॉमन मैन ये चारों में नहीं आता, ठीक है। तो सारे का सारा जो स्कैम होते हैं सब कुछ ये चारों मिलकर करते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन को पता है कि पॉलिसी क्या बननी है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है पॉलिसी क्या बननी है, ठीक है। और आपको पता है पॉलिटिशियन का क्रिमिनल के साथ लिंक पक्का होता है, और साथ में हो गया बिजनेसमैन, उसका भी क्रिमिनल के साथ लिंक होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एम्स हमारे यहाँ पे विजयपुर में बन रहा है। एम्स का मैप क्या होगा, नक्शा क्या होगा, रोड कहाँ से जाएगी, शॉप्स कहाँ पर बननी है, शॉप्स जो बननी है केमिस्ट की वो कहाँ पर बननी है, कैंटीन्स वगैरह कहाँ बननी है, रेस्टोरेंट कहाँ बन सकते हैं, होटल्स कहाँ बन सकते हैं, ये आम आदमी को पता है क्या? आम आदमी सिर्फ सोच सकता है कि हो सकता है दुकानें यहाँ बने, हो सकता है कि होटल यहाँ बने, वो सिर्फ सोच सकता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। उसके पास नॉलेज सिर्फ वही है जो न्यूज़पेपर में वो पढ़ता है, और न्यूज़पेपर में वो ये थोड़ी देंगे कि शॉप यहाँ बननी है। वो तो जब बन जाएंगी तो फिर तब आएगा, तब तक तो बन जाएंगी। तो बनाएगा कौन? जिसको पता है पहले से कि 3 साल के बाद शॉप्स यहाँ पर अलॉट होंगी, वो वहाँ पर पहले ही जगह खरीद लेंगे। कौन खरीदेंगे? ये किसको पता होगा ये नॉलेज? एक तो ब्यूरोक्रेट्स को, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को सारा पता है कि एम्स बन रहा है। मैं सिर्फ एम्स की बात नहीं करूँगा, जितने भी प्रोजेक्ट्स लगते हैं स्टेट में, देश में, उनको ब्यूरोक्रेट्स को इसकी नॉलेज होती है। IAS ऑफिसर को या KS ऑफिसर को उसकी नॉलेज होती है, और जब KS को नॉलेज है तो पॉलिटिशियन को भी नॉलेज होती है, ठीक है, दोनों को होती है। तीसरा रह गया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का कॉन्टैक्ट दोनों के साथ नॉर्मली होता है, जो बड़े बिजनेसमैन, छोटे की नहीं बात कर रहा, बड़े वाले जैसे KC वाले हो गए। KC वालों को पता होगा ना, क्योंकि उनका कोई ना कोई लिंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है, पॉलिटिक्स में भी होता है। और चौथा रह गया क्रिमिनल। क्रिमिनल का काम क्या होता है? यही सब डिस्कस करना, क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ भी उसका लिंक होता है। जो MP है, जो MLA है, उसके साथ भी उसका लिंक होगा। जो बिजनेसमैन है KC वाले, वो भी क्रिमिनल को यूज़ करते हैं, है ना, उनको भी पता होगा। तो या तो क्रिमिनल वहाँ पे दुकान ले लेगा, या बिजनेसमैन ले लेगा, या एडमिनिस्ट्रेटर का कोई रिलेटिव। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, आप IAS हो, आपने बोला यार मेरा भाई बिजनेसमैन है, अपने भाई को बोलता हूँ अपने बेटे के लिए यहाँ दुकान ले ले, या आप अपने बेटे के लिए ही ले लोगे। आजकल भाई का भी नहीं ना देखता कोई। आप बोलोगे मेरा बेटा है, वो अभी 15 साल का हो गया, 3 साल तक एम्स बनेगा, जब वो 18 साल होगा यहाँ पे उसकी दुकान सेट हो जाएगी, यहाँ पे वो अच्छी कमाई करेगा, ठीक है, आप अपने बेटे के लिए ले लोगे। पंजाब में ये न्यूज़ आई थी, पंजाब में जितना भी लिकर माफिया है, लिकर माफिया यानी वाइन वाला जो माफिया है, वो कौन चला रहा है? वहाँ पंजाब का चीफ सेक्रेटरी का बेटा। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी का बेटा खुद सारी पंजाब की जितनी भी लिकर है, वाइन है, उसके ठेके उसके पास है। इससे क्या पता चलता है कि ब्यूरोक्रेट सब कुछ पता होता है उसको, पॉलिटिशियन को भी पता होता है, क्योंकि जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके भी वहाँ पे 5 स्टार होटल्स हैं, बसेस उनकी चलती हैं, सारी रोडवेज़ की प्राइवेट बसेस हैं वो सारी बादल वगैरह की हैं, ठीक है, वहाँ पे भी। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा हमारी स्टेट में। ये जहाँ पर कम खर्चते हैं, लंदन में जाके ज़्यादा खर्चते हैं, डिफरेंस ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 4 लोग हैं, ये कंट्री को रूल करते हैं। इसमें आम आदमी कहीं पे भी फिट नहीं होता, आम आदमी कहीं पे भी फिट। इसलिए यहाँ तो आप ये नहीं बनना बस ये इन तीनों में से कहीं एक आ जाओ ठीक है तो बस आपकी लाइफ बन जाएगी, बाकी नहीं तो आप आम आदमी रह जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे ऐसे आए
या कुछ भी आए, आपको ये पॉइंट भी आप कहीं पे भी डाल सकते हो। ये नेक्सस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में ये नेक्सस का मेंशन मिल जाएगा। ये मैं तो बता ही रहा हूँ, ये मेंशन वहाँ पे भी आता है, ठीक है ना। तो ये आगे आगे चलते हैं। Has been noticed that civil service conduct has crossed limits. Okay. Politics, criminal nexus, comma, nepotism, NEPOTISM, arrogance on part of the civil servants, comma, frequent deviation from law and law, frequent deviation, DEVIATION, from law and regulation, comma, treatment to people based on discrimination, comma, misuse of power for their own advantages, etc., or various conducts of degraded values in civil services today. Full stop. Next para. The reason for this declining moral values have been many, MANY, many पॉइंट्स में लिखेंगे। नंबर 1, अब क्या रीजंस है जो क्वेश्चन में पहले पार्ट में पूछा था, रीजंस क्या हैं, इसके ऊपर, इसके बाद हम इसके रेमेडियल मेजर्स के ऊपर आएंगे। पॉइंट नंबर 1, तो पहले मैं आपको एक मौका देता हूं कि आप खुद सोचो कि क्या रीजंस हैं। द रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग मॉरल वैल्यूज़ हमारे इंडिया में। 5 पॉइंट्स कोई आप लिखो, मैं वेट करता हूँ। हाँ, कोई 5 या 3 लिख दो या 4 लिख दो, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। थोड़ा आपका भी कंफ्यूजन हो कि वैल्यूज़ कम क्यों हैं हमारे देश में, जो सिविल सर्वेंट है उसकी वैल्यूज़ कम क्यों है, ठीक है ना। पाँच मिनट ले लो, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव, ओके, देखो प्रॉफिट नहीं बोलेंगे उसको, सेल्फ मोटिव, क्योंकि प्रॉफिट जो टर्म यूज़ होती है वो बिजनेस में यूज़ होती है, तो ये बिजनेसमैन थोड़ी ना, ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो ये सेल्फ मोटिव, सेल्फ इंटरेस्ट, इसको हम यूज़ करेंगे सेल्फ इंटरेस्ट। आप बताओ। सर डिसिप्लिन की वजह से। हाँ, डिसिप्लिन। सर जो हमारे बेसिक स्टडीज है उनमें लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज जो हम अप्लाई करते हैं, लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज़, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। हमें बचपन से ही मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखाई गई, जैसे जापान में है, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस। मैं जापान में एक जगह देख रहा था, जापान गया तो नहीं, मैं जापान टूरिस्ट ही देखा था एक, तो वो रेस्टोरेंट में हम लोग भी बैठे हुए थे, तो वो स्पेशली उठकर डस्टबिन के में डालकर चीज़ आए और हमने वहीं फेंके हुए थे। ये आज से 10 साल पुरानी बात, आज से 10 साल पुरानी बात है, बल्कि 15 साल पुरानी बात। तो हमने कहा देखो हमारा देश है, हम वहीं फेंक रहे हैं, वो बाहर से आए हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बाहर के, वो तो दूसरा देश चाहे गंदा हो, वो स्पेशली बात। तो ये क्या है, उनकी वैल्यूज़ है, वेरी गुड पॉइंट।
उनको वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। और कोई बताएगा? आप किरण? सर मेरा भी यही पॉइंट। ओके, आप? सर लैक ऑफ सर्वेलेंस। लैक ऑफ, वेरी गुड पॉइंट। सर्विलेंस नहीं है, कोई चेक नहीं कर रहा। आप बताओ? सर पॉलिटिक्स भी तो है। पॉलिटिक्स का बीच में इंटरफेरेंस कुछ हद तक ठीक है। हाँ, आप बताओ? हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट और मॉरल वैल्यूज। ठीक है। सर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा पॉइंट लगा मॉरल वैल्यूज़ की कमी, खुद की जो हमने इम्बाइब नहीं की है, हमारे अंदर जो इम्बाइब नहीं हुई है, या वो स्कूल की गलती है, हमारे टीचर्स की गलती है, या पेरेंट्स की गलती है, या सोसाइटी की गलती है, या एक दूसरे को देखकर हम ये चीज़ सीखते हैं, है ना। सर ये जो ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन। यस, बिल्कुल सही सर है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आफ्टर अपॉइंटमेंट कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता जो उनकी मोरालिटी को टाइम बाय टाइम चेक करे। वेरी गुड, शाबाश। पीरियोडिक इवैल्यूएशन, है ना, ये कहना चाह रहे हैं पीरियोडिक इवैल्यूएशन नहीं हो रही है। ऑडिट सिस्टम बोल सकते हैं। एक बारी ट्रेनिंग होगी बस, ठीक है, लेकिन ये ट्रेनिंग हर 3 साल के बाद होनी चाहिए। हाँ, पीरियोडिकल ट्रेनिंग होती भी है, बट वो बहुत देर के बाद होती है। और दूसरा ये कि जिसने गलती की है, जिसने एक बारी करप्शन की है, उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, सो दैट बाकी लोग वो गलती करने की कभी हिम्मत ना करें, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ। और दूसरा ये है कि कंप्लेंट सिस्टम हमारा सॉलिड होना चाहिए, कि अगर कॉमन मैन कंप्लेंट करना चाहे, फीडबैक देना चाहे, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रखी जाए, और गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचे कि हमारे नीचे वाली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है। जनरली जो LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको ये लगता है कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, उसको कभी ये नहीं लगेगा कि बुरा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो उसके साथ जाके ऐसे इतने अच्छे बन जाएंगे, इतने एफिशिएंसी दिखाएंगे कि उसको लगेगा कि सारा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल है कोई स्कूल का, उसके सामने टीचर्स उसके ऐसे बन जाते हैं कि जैसे वो बहुत एफिशिएंट, बहुत अच्छा, बहुत ख्याल रख रहे हैं स्कूल का, लेकिन जब वो अपनी अपनी क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे जाकर फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो प्रिंसिपल नहीं देख रहा, तो प्रिंसिपल को उसके लिए क्या करना चाहिए? कैमरास लगाने चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है ना, स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों से कंट्रोल हो सकता है। तो अब हम लिखते हैं अपने आंसर को। सर ऐसा भी हो सकता है कि जो पास्ट का इफेक्ट है वो भी यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि यस, ब्रिटिश लीगेसी का अभी तक बिल्कुल चल रहा है। एरोगेंस वहीं से चल रही है। एरोगेंस बेसिकली ये जो सर्विस हमारे देश में आई थी, ये ब्रिटेन से आई थी, और ब्रिटेन एक कंपनी रूल था, फॉरेन रूल था, एलियन रूल था। लेकिन अब तो हम आज़ाद हैं, अब तो कोई फॉरेन रूल, एलियन रूल नहीं है, अब तो कोई कंपनी रूल नहीं है। अब हमारी सिविल सर्विस को चेंज होना चाहिए, इसको पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। इसको रूलर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, इसको पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, ना कि एरोगेंस, बल्कि पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, तीनों पॉइंट्स अच्छे बोले। अभी हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इन ऑन कास्ट। Indian society has been divided on caste, CASTE, class, religion and family line, LINE line. The adoption of Weberian WEBERIAN, वही मैक्स वेबर जो मैं बोल रहा था, W कैपिटल, WEBERIAN, वेबेरियन impartial bureaucracy has been modern value, but it is incompatible with traditional Indian society.
ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। तो इसने ये कहा है कि जो सिविल सर्विस हमारे देश में चल रही है ये वेबेरियन मॉडल चल रहा है, जो मैं बता रहा था आपको, मैक्स वेबर ने जर्मनी में इन्वेंट किया था और ये जर्मनी से चलता चलता पूरे वर्ल्ड में फैल गया, यूरोप में, अमेरिका में भी फैल गया, हमारे देश में भी इसलिए आया क्योंकि यूरोप में आया। यूरोप से, क्योंकि हमारे ऊपर यूरोप रूल तो ब्रिटेन ही कर रहा था ना, जो कि यूरोपियन पावर है, तो यूरोप में आया है वेबेरियन मॉडल। ब्रिटेन का नेबर है जर्मनी, तो जर्मनी से इंग्लैंड में गया, इंग्लैंड से इंडिया में आ गया, क्योंकि इंग्लैंड ही हमारे ऊपर रूल किया 300 साल, तो हमारे ऊपर ये आया। लेकिन हमारी सोसाइटी डिफरेंट थी, इंग्लैंड की सोसाइटी डिफरेंट है। इंग्लैंड की सोसाइटी में कास्ट सिस्टम तो नहीं है, वहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या और शूद्रा तो नहीं है, हमारे यहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पर रिच पुअर में गैप तो नहीं है, हमारे यहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस है हमारे और यूरोप में। ठीक है, तो इसलिए वहाँ का मॉडल यहाँ पर चला नहीं। यहाँ पर एक मॉडल ऐसा आना चाहिए था जो कि इंडिया से ही इन्वेंट होता और इंडिया के हिसाब से लोकल कंडीशंस को अपनाकर बनाया जाता, फिर शायद हमारा जो मॉडल, देखो ये मॉडल वहाँ पर इसलिए चल गया क्योंकि वहाँ पे लोग ऑलरेडी ऑनेस्ट हैं। मैक्स वेबर ने कहा यार लोग तो ऑनेस्ट ही होते हैं, उसने ये अज्यूम करके चला ना कि वैल्यूज़ कितनी ख़राब हो जाएंगी, उसे क्या पता कि इंडिया के लोग कैसे हैं। देखो जब कोई थ्योरी बनाता है, मैं थ्योरी बनाऊंगा तो अपने देश में ही रहा हूँ मैं बचपन से, तो मैं थ्योरी बनाऊंगा कोई अपने देश के हिसाब से बनाऊंगा ना। अब मेरी थ्योरी क्या जर्मनी में चल जाएगी? यस, अब उसने जर्मनी के हिसाब से थ्योरी बनाई। अब जर्मनी वाले का मेंटालिटी, यहाँ पर जर्मन किसी को क्लास वाले को क्लास में बिठा दो, उसकी पर्सनैलिटी हमसे डिफरेंट होएगी, है ना, उसके काम करने का तरीका हमसे, सोचने का तरीका अलग होगा, हमारा डिफरेंट होगा। अब हमारी थ्योरी हमारे से आनी चाहिए थी, उसकी चली नहीं यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही वेबेरियन मॉडल यूरोप में सक्सेसफुल रहा, अमेरिका में सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ टाइम तक। अब उन्होंने भी चेंज कर दिया है, वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का ले आए हैं जिसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है। लेकिन अफसोस उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि करप्शन वहाँ पे भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन हम में जिसमें के वैल्यूज़ टोटली बिल्कुल ज़ीरो हैं, हमने अभी तक चेंज नहीं किया। अब जाकर हमने लेटरल एंट्री लाई है प्राइवेट सेक्टर से, कुछ बंदे, वो भी 1%, कुछ 10-12 बंदे लाए हैं हमने सिर्फ प्राइवेट से, और हज़ारों लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, 10-12 लोग लाए हैं। और उससे 10-12 लोग लाने से भी ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई है कि ये क्या हो गया। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर के लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे और अच्छी अच्छी पोजीशन में बैठेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो आईएएस वालों को प्रॉब्लम है। क्योंकि आईएएस वाले सोचते हैं कि यार ये बाहर का बंदा कहाँ से बीच में आ गया, है ना। इसलिए जब भी क्लास में किसी कोई बाहर का बंदा आ जाए ना तो दूसरों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इसलिए उनको आईएएस की लॉबी को प्रॉब्लम है कि वो हमेशा अपोज करते हैं इसको कि प्राइवेट सेक्टर से लोग नहीं आने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से लोग आके इनको डिफरेंट सलाह देते हैं और ये उसको बर्दाश्त नहीं करते, ये कहते हैं नहीं ये सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, और दूसरी मैं जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताते बताते भूल गया, रह जाएगी, कि यूरोप में सक्सेसफुल हो गया, हमारे यहाँ पर नहीं हुआ। और सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं है वेबेरियन मॉडल, पाकिस्तान में भी है क्योंकि वहाँ पे भी ब्रिटेन था, श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है क्योंकि सारों के ऊपर ये ब्रिटेन रूल कर रहा था। ठीक है, और जितने भी एशियन साउथ एशिया के कंट्री सब में है, सबका एक ही हाल है, सब में करप्शन है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी इज रूल बाउंड, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो रूल, RULE रूल, बाउंड, हाँ रूल को बंधी हुई है, RULE रूल, BOUND बाउंड। इट emphasizes strict adherence to rule, strict adherence to rule. It provides ample opportunity to bureaucracy for manipulating these rules
फॉर ब्रीडिंग करप्ट प्रैक्टिसेस, फॉर ब्रीडिंग करप्ट प्रैक्टिसेस। इस पॉइंट में हमने देखा कि वेबर ने कहा था रूल के ऊपर चलना है, और हमारे इंडिया में भी तो हर चीज़ रूल के ऊपर चलती है, तभी तो फाइलों को मूव करते हुए टाइम लगता है। हर चीज़ पे रूल हो जाता है। इसी को बोलते हैं रूल ज़्यादा, जब रूल ज़्यादा हो जाएं तो बोलते हैं रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म इसी को बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3, द प्रेजेंट डे वैल्यू is based upon impartial treatment based on welfare of people. Full stop. Indian administrative system is legacy of colonial British Empire. Legacy, LEGACY, of colonial British Empire. colonial British Empire को इन्वर्टेड कॉमास में, फुल स्टॉप। The colonial rule was based on self-interest and discrimination. The bureaucracy of self-interest and discrimination. The bureaucracy of post-independence India inherits this value. Inherits, INHERITS, this value. मैं पूरा थर्ड पॉइंट करता हूँ। द प्रेजेंट डे वैल्यू इज बेस्ड अपॉन इम्पार्शियल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन वेलफेयर ऑफ पीपल। ओके। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज लीगेसी ऑफ colonial British Empire. The colonial rule was based on self-interest and discrimination. The bureaucracy of the post-independence India inherits this value. ये पॉइंट मैं थोड़ी देर के बाद में समझाऊंगा, थोड़ा लेंथी है ये, आराम से समझाता हूँ इसको। आप इसके 2 पॉइंट्स हो रहे हैं, वो भी मैं अभी इसके बाद समझाता हूँ। आप पहले एक काम करो, रेमिडीज़ इसकी लिख के 5 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स जितने आपसे लिखोते हैं। रेमिडीज़ क्या होंगी? जो प्रॉब्लम है तो है, अब रेमिडियल मेजर्स क्या आप सजेस्ट करोगे वो मेरे को चाहिए आपसे, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद सोचो। ताकि हम स्कूल लेवल पे ही बच्चों को मॉरल वैल्यूज जो हैं वो ओके, स्कूल लेवल पे एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ का होना चाहिए। सर्विलेंस बॉडी होनी चाहिए। सेकंड, सर्विलेंस बॉडी होनी चाहिए अपर लेवल पे, ताकि ऑफिसर्स के जो भी एक्शंस हैं उन पे चेक एंड बैलेंसेस रहें, उनको चेक एंड बैलेंसेस रहें, और एक पनिशमेंट सिस्टम जो है वो एक इफेक्टिव होना, एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि वो एक एग्जांपल सेट कर सके ठीक, फर्दर। गुड। सर मोरल वैल्यूज को बढ़ाना चाहिए, मतलब एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक। सर सबसे पहले तो हमें जो भी ये काम करता है उनके ऊपर कंप्लेंट्स करनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे अपनी, मतलब कहाँ पे हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और ऊपर से हमें अवेयरनेस भी सब बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मॉरल वैल्यूज को लेकर। और एग्ज़ाम कैसा हुआ? सर हाँ, आप सर पनिशमेंट लेवल को भी इसमें चेक करना चाहिए कि एक प्रॉपर पनिशमेंट हो अगर कोई इलीगल काम होता है, और एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए जो एक क्रॉस चेक करे पूरे फंक्शन को। ठीक है, ऑलमोस्ट सबके सेम ही। आप बताओ। सर कोई स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन लेके आए हैं कि उनको रिमूव कर सके विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कैसे? कोई ऐसा लेजिस्लेशन लेके आए यस। कि हम कोई मिसकंडक्ट करता है कोई, तो उसको रिमूव कर सके विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। यस। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सर इसमें। क्या होना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर। यस।
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेंसी, और गुड जो गुड। भी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, लाइक इसमें जो लीगेसी ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर के टाइम से चलती आ रही है। यस यस यस, इसके अंदर बेसिकली ARC 1 और ARC 2 की रिपोर्ट है, ठीक है, पुंछी कमीशन वगैरह, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए। तो हमने अपने से पॉइंट्स भी लिखने हैं और कुछ पॉइंट्स वहाँ से भी अगर हम डाल देते हैं तो हमारा आंसर और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो चलो अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले मैंने बोला था कि मैं वो पॉइंट 3rd वाला समझा दूंगा, तो उसका मतलब है द प्रेजेंट डे वैल्यू इज़ बेस्ड अपॉन impartial treatment based on welfare of people. Okay. अब बेसिकली क्या है कि कह रहा है कि कॉलोनियल जो रूल था वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड था, नेचुरली वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड था, लेकिन अब कॉलोनियल रूल तो नहीं है, अब हमारा सेल्फ रूल है। अब सेल्फ इंटरेस्ट तो कोई नहीं रहा, अब तो पीपल ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। तो पीपल ओरिएंटेड गवर्नमेंट में इट इज़ बट नेचुरल कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सेटअप स्ट्रक्चरली और बिहेवियरली, देखो 2 प्रॉपर्टीज़ वेबर ने दी थी। मैक्स वेबर ने भी गवर्नमेंट जॉब जब दी थी, उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियरल प्रॉपर्टीज़ उसने खुद दी थी, ठीक है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ये मैक्स वेबर ने खुद दी थी। अभी हम उनको डिस्कस तो नहीं करने वाले हैं बिकॉज वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, पूरा एक लेक्चर है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर वेबेरियन है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का बिहेवियर भी वेबेरियन है, जो कि अब टाइम के साथ साथ 300 साल पुराना नहीं होना चाहिए, अब चेंज होना चाहिए। अब वो 22nd सेंचुरी वाला होना चाहिए, है ना। तो सॉरी 21st सेंचुरी वाला होना चाहिए, ना कि 18th सेंचुरी वाला पुराना सिस्टम। और चूँकि अब हमारी डेमोक्रेसी है ना कि ब्यूरोक्रेसी, और डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से वो होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि पीपल ओरिएंटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, पीपल पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे PPP मॉडल आप देख रहे हो आज हर जगह आ गया है ना। PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हर जगह आ गई है, हर सेक्टर में PPP मॉडल चल रहा है। तो इस तरह से जो और क्लाइंट ओरिएंटेड सिस्टम होना चाहिए। कस्टमर जो ऑफिस में DC ऑफिस में जा रहा है वो उसको एज ए कस्टमर ट्रीट करो, उसको एज ए क्लाइंट ट्रीट करो। वो आपका क्लाइंट है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपका क्लाइंट बन जाते हो आप, इंश्योरेंस के आप क्लाइंट बन जाते हो, तो वो आपकी केयर करते हैं। सिमिलरली अगर आप DC ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, पटवारी के पास जाते हो तो आप क्लाइंट ओरिएंटेड, उनकी अप्रोच जो है वो क्लाइंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, पीपल फ्रेंडली अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का सिस्टम आना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 लिख लेते हैं पहले। द ईरा ऑफ consumerism has brought to surface various changes in the mindset of people। अब आप देखते हो कि लोग कितने, उनका एटीट्यूड कैसा हो गया है ना। जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, आप सपोज़ करो आप अपना सिम चेंज कराने जाते हो, डुप्लीकेट सिम लेने जाते हो जियो के शोरूम में या एयरटेल के शोरूम में, तो आपको वो सारा फॉर्म वॉर्म तो नहीं ना भरने के लिए कहते हैं, वो खुद ही सारा कुछ करते हैं, है ना। आप तो सिर्फ अपना नंबर बोलते हो बस, बाकी सारा काम वो करते हैं और पैसे निकाल के देते हो। लेकिन अगर आप BSNL के ऑफिस में जाओ तो पहले तो वहाँ पे गेट ही बंद होगा, छुट्टी होगी, ठीक है। तो दूसरा, अगर छुट्टी नहीं होगी तो वो गार्ड आपको अंदर नहीं जाने देगा। अगर गार्ड ने अंदर जाने दे दिया तो विंडो बंद होगी, विंडो खुली होगी तो वो विंडो से वो आपस में बात कर रहे होंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। अगर आपसे बात करेंगे तो वो कहेंगे कल आना, यहाँ लाइन होगी। तो बड़ी सारी हैसल्स हैं। इसलिए जो कंज्यूमरिज्म का टाइम आ गया है, अब कंज्यूमरिज्म में मैंने वही कहा कि कस्टमर फ्रेंडली बन गई हैं सारी कंपनीज, ठीक है ना। सारी कंपनीज कस्टमर फ्रेंडली बन गई है। वो ये सोचती हैं कि अगर हमने कस्टमर लूज़ किया तो वो दूसरी जगह चला जाएगा। लेकिन BSNL ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि BSNL वाले एम्प्लॉय के लिए कुछ जाता नहीं, उसकी जॉब परमानेंट है। उसका कस्टमर जाए या ना जाए, उसकी जॉब तो परमानेंट है। अगर BSNL प्राइवेटाइज भी हो जाए
तो गवर्नमेंट पहले ही प्राइवेट कंपनी के साथ ये समझौता कर लेगी कि अगर हम BSNL को बेचेंगे तो जिसको बेचेंगे वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ भी रखेगा, ये नहीं कि वो उनको निकाल देगा। तो इसके लिए एम्प्लॉय को कोई खतरा नहीं है, जो सैलरी उसको यहाँ मिल रही है वो प्राइवेट कंपनी भी देगी। हाँ ठीक है, प्राइवेट कंपनी थोड़ा कस के रखेगी, वो उसको डर है तभी तो वो स्ट्राइक करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही है, ठीक है ना, लेकिन अल्टीमेटली उसको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो कंज्यूमरिज्म, तो era of consumerism has brought to surface various changes in the mindset of people. The concept of simple living has been replaced by luxurious way of life. Simple living has been replaced by luxurious way of life. This living demands more and more material wealth, more and more material wealth, which leads towards immoral practice by the public servants. ये पढ़ोगे तो आप समझ आ ही जाएगा कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो करप्शन करते हैं। पॉइंट नंबर 5, इमोरल प्रैक्टिस बाय द पब्लिक सर्वेंट्स। पॉइंट नंबर 5, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट्स is another factor. Political protection to civil servants is another factor for declining values in civil service. Politicians use bureaucracy for their own. Politicians use bureaucracy for their own narrow advantages. Bureaucrats on the other hand find in politicians bureaucrats on the other hand find in politicians their patrons, ठीक है ना, फुल स्टॉप के बाद आइए bureaucrats, their patrons, full stop. Therefore they serve and save each other. दोनों एक दूसरे को सर्व भी करते हैं और सेव भी करते हैं। अब है रेमेडियल मेजर्स, या सिंपली आप लिख सकते हो रेमेडीज। तो आप लिखिए द हायर एथिकल कंडक्ट, द हायर एथिकल कंडक्ट और वैल्यू can be inculcated in the civil servants as well as imposed upon them. Full stop. There are already numerous organizations working in the country to control the conduct of the civil servants. CV full stop CVC
यानी कि CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBI स्टेट विजिलेंस मशीनरी, स्टेट विजिलेंस मशीनरी, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्सेट्रा, लोक आयुक्ता एक्सेट्रा, फुल स्टॉप. We have also various legal and constitutional provisions, legal and constitutional provisions to check unethical conduct by the civil servant. Full stop. AIS conduct rules कैपिटल में, AIS कैपिटल यानी कि ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स. ये ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स होते हैं जो IAS, IPS और IFS के ऊपर बिहेवियरल लिमिटेशंस लगाते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना. फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया सर्विस के लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को हाईलाइट नहीं कर सकते, ठीक है, स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, प्रोटेस्ट पे नहीं जा सकते, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वो नहीं कर सकते. तो AIS कंडक्ट रूल्स 1954 5454 कॉमा सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1955 कॉमा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एक्सेट्रा are some important provisions. फुल स्टॉप. अब देखो इसमें ऑल इंडिया सर्विस को अलग रखा है इसने और सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स को अलग रखा है. क्यों, कौन बताएगा? दोनों एक में क्यों नहीं है? मतलब इसने दो दिए हैं, ऑल इंडिया कंडक्ट रूल्स, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, दोनों एक में क्यों नहीं है? नहीं नहीं नहीं. एनीबॉडी एल्स? यस, ऑल इंडिया में सिर्फ 3 सर्विस आती है, IAS, IPS और IFS, फॉरेस्ट वाली, ठीक है. और सिविल सर्विस में बाकी की सारी यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस और भी 20-25 हैं जिसके नाम मेरे को अभी याद नहीं है. सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है ना, और बड़ी सारी और हैं. पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, रेलवे की भी है एक अंडमान की भी है, अंडमान निकोबार, वो पूरा उम्र अंडमान में ही रहते हैं. अगर पीछे रैंक लोगे तो वही सर्विस मिलनी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाली, अगर रैंक पीछे आएगा तो फिर उधर आदिवासियों में रहना. इसलिए रैंक अच्छा लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क पढ़ना पड़ेगा. किरण के जैसे हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ठीक है, और ज्ञान उसी से ले लिया करो किरण से. नहीं तो अगर नहीं पढ़ना वो आपको बता दिया करेगी जो पढ़ के आई है. अच्छा आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट पैरा. हाउएवर these institutions and provisions have not been very effective, not
बीन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे हैं इन चेकिंग द immoral conduct of civil servants. Immoral conduct of civil servants. Therefore, reforms are needed in this direction. Therefore, reforms are needed in this direction. तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो आपने अगर जैसे हमने एक क्वेश्चन कल किया था, एक क्वेश्चन आज किया है, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करने से ये बेनिफिट होता है कि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन जैसा जब आएगा तो हम उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्योंकि गवर्नेंस के पॉइंट में गवर्नेंस का जो सिलेबस है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने कल सिलेबस लिखा, इसके अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी आ जाएगा, लोकपाल लोकायुक्ता भी आ जाएगा, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी छूटा नहीं है। इसलिए ये थोड़ी डेंजरस चीज़ है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आ जाएगा। तो सपोज़ करो आप गवर्नेंस पूरा प्रिपेयर करके गए हो, सिविल सर्विस को गवर्नेंस कैसी करनी चाहिए, ये वहाँ पे आ जाए डिज़ास्टर मैनेजमेंट, है ना, तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कल को आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करोगे कि मेरा 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर से मैं IAS बनते बनते रह गया, सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाते हैं, एक नंबर से रह गया, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट गवर्नेंस में नहीं है। तो UPSC वहाँ पे जीत जाएगी केस, क्योंकि वो बोलेगी कि गवर्नेंस का सिलेबस देखा जाए तो उसके अंदर सब सेक्शंस नहीं दी गई हैं, सब सेक्शंस बच्चे ने खुद जज करनी है कि इसके अंदर ये आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस सबसे छोटा है। पहले तो बड़ा ही छोटा होता था, अब शायद थोड़ा उन्होंने एलेबोरेट कर दिया। पहले छोटा इसलिए था क्योंकि एक वर्ड लिखा हुआ था, जैसे मैरिज, बस, किनशिप, फैमिली, तो फैमिली, मैरिज, किनशिप, बच्चे खुश, बस। वहाँ पे फैमिली के ऊपर ही एक चैप्टर है, मैरिज के ऊपर एक चैप्टर है, किनशिप के ऊपर एक चैप्टर है, तो ये 3 चैप्टर 3 वर्ड लिखे हुए हैं। चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, 3 वर्ड लिखे हैं बस। बच्चे तो खुश हो जाते हैं, छोटा सा सिलेबस है। उधर जाके पता चलता है जब मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर बच्चा कहता है ये कौन सा सब्जेक्ट रख दिया, अब दूसरा सब्जेक्ट रखते हैं। कई बच्चे हर अटैम्प्ट में नया सब्जेक्ट रखते हैं, कई बच्चे हर अटैम्प्ट में नया सब्जेक्ट। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे जो हर 3 अटैम्प्ट दी थी, अब तक 3 ऑप्शनल चेंज कर दिए। ऐसे भी मैंने देखे। सर उनको ऑप्शन में कुछ लैग होता होगा ना? हाँ सर उनको ऑप्शन में कुछ इशू होता होगा, इसमें से चेंज किया होगा, जैसे आपने तो कुछ ऑप्शन लेते हो। वही तो वो कहते हैं कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं, मज़ा आता है उनको ज़्यादा पढ़ने में। जिन लोगों को ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है ना, उनके अटैम्प्ट भी ज़्यादा होती हैं। जिनको पढ़ने में मज़ा कम आता है, जो कहते हैं जल्दी जल्दी ऑफिसर बने, उनकी अटैम्प्ट कम होती हैं और जल्दी ऑफिसर भी बन जाते हैं। कहीं पढ़ाई में ही पढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ाई में ही पढ़े रहते हैं। तो लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। डिस्कस इन ब्रीफ डिफरेंट फेजेस ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन, different phases of disaster mitigation, phases of disaster mitigation, MITIGATION, and management। ये सिर्फ डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे इसने मिटिगेशन भी डाल दी है। तो डिज़ास्टर हो ही ना, उसके लिए हम क्या करें, डिज़ास्टर को कम करने के लिए क्या करें। ठीक है ना, जैसे अर्थक्वेक से बचने के लिए हम पहले से ही प्रिकॉशंस रखें कि अगर आए सुनामी आए तो हम पहले से ही प्रिकॉशन रखें। डिज़ास्टर मिटिगेशन मेजर्स कहते हैं इसको। मैनेजमेंट तो तब होगी जब डिज़ास्टर आएगा, उसके बाद तो मिटिगेशन होगी उसके पहले, बचने के लिए पहले ही हम इंतज़ाम करके रखें। फुल स्टॉप। मेंशन द लीगल प्रोविजंस
in this regard? तो डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का करना है, और साथ में देखो क्योंकि ये आप गवर्नेंस का क्वेश्चन है तो आपको लीगल प्रोविजंस पता होने चाहिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या है। ये क्वेश्चन भी मैं दोबारा से कहूँगा एसए में भी काम आएगा अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एसए आ जाएगा, क्योंकि लीगल प्रोविजंस यहाँ जो पढ़े होंगे आप एसए में भी लिख लोगे, एसए में नंबर अच्छे आ सकते हैं, एथिक्स में भी आ सकता है, एथिक्स में डायरेक्ट तो नहीं आ सकता लेकिन लीगल प्रोविजंस आप एथिक्स में थोड़े बहुत यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो लिखो नेचुरल डिज़ास्टर is natural calamity, full stop. It is destruction caused by natural forces on the part of human society which creates a traumatic situation, traumatic TRAUMATIC situation with the death of people and destruction of property. Next para. Natural calamity और disaster cannot be done away with, cannot be done away with. It means we cannot stop occurrence of earthquake, full stop. सुनामी, सुनामी के स्पेलिंग देखो TSUNAMI, टी साइलेंट होता है, सुनामी, साइक्लोन, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। ये था ना पीछे चल रहा, नेचुरल कैलामिटी और डिज़ास्टर कैन नॉट बी डन अवे विद, इट मीन्स वी कैन नॉट स्टॉप occurrence of earthquake, tsunami, cyclones, landslides, etc. However, we can minimize the destruction. Therefore, we have two phases of disaster management. Two phases of disaster management. Number one, pre-disaster management, pre-disaster management, and number two, post-disaster management. अब न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जब कभी भी हमारे इंडिया में कुछ डिज़ास्टर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी केरला में आपने देखा रेन्स आ रही थी, हैवी रेन्स, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे साइक्लोन कभी आता है वेस्ट बंगाल वगैरह में, तब भी आपको बहुत सारे आर्टिकल्स ये उस टाइम ही आते हैं जब कुछ डिज़ास्टर आ रहा होता है इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए इसको सर्च करने की भी कोई ज़रूरत खास पड़ती नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम ही जो बंदा रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मिलते रहते हैं। नेक्स्ट पैरा, प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैज़ डिज़ाइंड। अब देखो इसमें करंट अफेयर्स की चीज़ें आपने खुद ऐड करनी है, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो आपने थोड़ा एक पेज छोड़ देना है उसके आगे, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसके आगे एक पेज छोड़ना है, और वहाँ पर आपने या 2 पेज जितने भी आपके विषय, तो जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कभी कोई आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पर आपने उसको ऐड करना है, ठीक है। तो जब भी आप मेंस का पेपर लिखोगे, ठीक है, जैसे इस बारी कईयों ने मेन केएस का मेन प्री हो गया, अब वो क्लियर हो जाएगा, तो जब भी मेंस आएगा तो वो आपको रेडी मटेरियल आपके लिए मिल जाएगा, उसके लिए दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि मेंस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। जब मेंस एग्ज़ाम आता है ना, तब कुछ भी सूझता नहीं है, तब सिर्फ सबसे कीमती चीज़ बंदे को लगती है टाइम, क्योंकि बंदे को ये होता है मेरा प्री तो निकल गया है, अब जैसे मेंस क्लियर करूं तो मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, अनएम्प्लॉयड से ऑफिसर बन जाऊंगा सीधा, वो भी हाई फाई ऑफिसर। तो लेकिन बीच में ये हर्डल होता है मेंस, और ऊपर से टाइम होता है 3 महीने का प्रिपेयर करने का। आपने देखा ये भी प्रीलिम्स टाइम पर हो गया, कोविड के टाइम पे भी टाइम पर हो गया है ना केएस का, और उस टाइम पे आपको मटेरियल चाहिए होता है, करंट का भी, इस तरह के भी, तो वो मटेरियल आपने पहले से तैयार रखना है ताकि उस टाइम, और पढ़ा भी होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ तैयार ही करते रहो, पढ़ोगे बाद में, फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। रिवीजन तब करो, पढ़ो अब, तैयार भी अभी करो। कई बंदे तो तैयार भी नहीं करते, तो वो फिर पहले तैयारियाँ ही करते रहते हैं, 1 महीना तैयारी ही करते रहते हैं, दूसरे महीने पढ़ते हैं वो भी जल्दी 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 जल्दी, ओह ये क्या हो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तीसरे महीने रिवीजन तो हो ही नहीं पाती, ठीक है। आगे चलते हैं, तो लिखो प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैज़ डिज़ाइंड to minimize the destruction of human life and property. This can be done through number 1, establishment of early warning system, very important point. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे सायरन बज जाना, इस तरह की चीज़ें, अर्ली वार्निंग सिस्टम। नंबर 2, रीसेटलमेंट इन लेस डिज़ास्टर प्रोन एरियाज, रीसेटलमेंट इन लेस डिज़ास्टर प्रोन एरियाज। नंबर 3, construction of houses and buildings which may be earthquake proof, cyclone proof, tsunami proof, etc. Next para, post disaster management dash after initial trauma, देखो दोबारा से बोल रहा हूँ, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट डैश आफ्टर इनिशियल ट्रॉमा TRAUMA, recovery cannot take place, recovery cannot take place immediately. However, steps can be taken to bring about early normalcy, early normalcy. Next para, the post disaster management, the post disaster management activity includes number 1, maintaining law and order, number 2, evacuation and warning, evacuation and warning,
अजय, इवैक्यूएशन एंड वार्निंग। नंबर 3, मेंटेनिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। नंबर 4, ऑर्गेनाइजिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। नंबर 5, फायर फाइटिंग। नंबर 6, मेडिकल एंड साइकेट्रिक असिस्टेंस। अजय, फोन दे, फोन। अब इसमें मेडिकल एंड साइकेट्रिक असिस्टेंस लिखा है, तो साइकेट्रिक क्यों लिखा है? क्या 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 बोला? क्या हो जाता है? पैनिक हो जाते हैं। हाँ, और कुछ? उस ट्रॉमा से निकलने के लिए कोई मेडिसिन देते हैं? पोस्ट ट्रॉमा में क्या देते हैं? हाँ हाँ, वो तो है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ साइकेट्रिक क्यों आया वर्ड? तो आपने बोला कि उसको आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। सुना है? पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जब एक डिसऑर्डर यानी कि दिमागी परेशानी, डिसऑर्डर। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक, जब कोई ट्रॉमा आता है तो कई लोगों को शॉक हो जाता है, तो वो शॉक से कईयों की आवाज़ चली जाती है, कईयों को दिखना बंद हो जाता है, कईयों को सुनना बंद हो जाता है, कईयों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो कईयों को शॉक बड़ा ज़बरदस्त लगता है ना कईयों को, ये क्या हो गया। अब जैसे कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ास्टर आया और डिज़ास्टर से कईयों की फैमिली ही बह गई पानी में, बच्चे भी बह गए, होता है ना ऐसे, बच्चे भी बह गए सामने सामने। अब उस बंदे का क्या हाल होगा? तो वो बंदा तो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा उसको। तो उसकी काउंसलिंग के लिए, उसके इलाज के लिए यहाँ पर ये तभी हमने यूज़ किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कुछ नहीं? अच्छा चलो आगे लिखते हैं। तो मेडिकल एंड साइकेट्रिक असिस्टेंस एंड लास्ट इज प्रोविजन ऑफ रिलीफ एंड शेल्टर इंक्लूडिंग फूड सैनिटेशन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पैरा, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट effort, post disaster management effort needs to be strengthened in our country. Full stop. India recently changed its policy in terms of disaster management. Disaster management. Full stop. Traditionally, disaster management was treated as calamity relief, full stop. However, the influence of Yokohama Conference, very important. आपको पता है कि योकोहामा जापान में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया की थिंकिंग के ऊपर भी असर डाला था। इन्फ्लुएंस ऑफ योकोहामा, YOKOHAMA कॉन्फ्रेंस
was great in India's shifting policy. In India's shifting policy. Next para. United Nations announced the decade 1990 to 2000, 1990 से 2000 as International Decade for Natural Disaster. Natural Disaster Reduction, REDUCTION, full stop. A major conference on international disaster and disaster relief was held in Yokohama, Japan in 2005, which demarcated extensive EXTENSIVE plan for mitigating disaster. आपने इस क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें सीखी। एक तो योकोहामा कॉन्फ्रेंस 2005 में जो हुई थी, इसने इंडिया की थिंकिंग को शेप किया। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। IAS में भी, KS में भी, जिसका भी एग्ज़ाम दोगे हमेशा याद रखनी है, भूलनी नहीं है ये चीज़। दूसरा, 1990 से लेकर 2000 तक का जो दशक था, UN ने उसको इंटरनेशनल डिकेड बोला है डिज़ास्टर मिटिगेशन के लिए, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। ये जो पॉइंट्स, फैक्ट्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं फैक्ट्स। इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, आपको नंबर यहीं से मिलेंगे, यही चीज़ आपको ऑफिसर बनाएगी, ये भूलने नहीं है। जो टेस्ट मैं लूँगा उसके अंदर भी आपने ये चीज़ें डालनी है, मैं देखूँगा इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन के आंसर मैं तभी लिखवा रहा हूँ आपको ताकि आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन हेल्ड, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन हेल्ड इन कोब, KOBE, शहर का नाम है KOBE, कोब, इन हुगो, HUGGO, हुगो, प्रोविंस ऑफ जापान। कोब में हुई थी। कोब कहाँ पे है? हुगो प्रोविंस में है, जापान के। हमें तो ना कोब पता ना हुगो पता, हम सिर्फ जापान ही पता है, और हिरोशिमा नागासाकी पता है, और टोक्यो पता है, बस, और नहीं कुछ पता, ठीक है ना। ये हुगो यह भी पता चल रहा है आप लोगों को भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे 2005 में ये कॉन्फ्रेंस हुई ना, आगे लिखो इन 2005 ये कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो प्रीलिम में वो पता क्या पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि 2005 में अभी लास्ट ईयर कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो ये नहीं पूछेगा, वो बड़ा चालाक। वो पूछेगा कि जापान का हुगो प्रोविंस जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है। एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, इंडस्ट्री के लिए फेमस है, या किसी चीज़ के लिए। तो हर जगह कोई ना कोई फेमस होती ही है ना। जैसे हमारा जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स है, श्रीनगर में सैफरॉन मिलती है, हर जगह में कुछ ना कुछ होता है ना। गुलमर्ग में टूरिस्ट स्पॉट है ना। अब हुगो प्रोविंस में भी कुछ ना कुछ फेमस होगा। अब वो ये क्यों पूछ रहा है, हुई तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, वो कॉन्फ्रेंस का क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो सबको पता है। तो वो हुगो में इम्पॉर्टेंट क्या है वहाँ का, टेररिज्म बोल रहा हूँ, टूरिस्ट अट्रैक्शन है या इंडस्ट्रियल अट्रैक्शन है या एग्रीकल्चर अट्रैक्शन है,
या हमारे जैसे टेररिज्म की फैक्ट्री है, तो वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको पता हो, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो और आपको जब न्यूज़पेपर में बार बार, क्योंकि अगर आप, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब आप बार बार न्यूज़पेपर में हुगो पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर वालों को एक आदत होती है कि वो जब भी कोई खबर को लिखते हैं ना, जर्नलिस्ट, उनको नॉलेज बड़ी होती है ना जर्नलिस्ट को, तो वो साथ में लिखते हैं द कॉन्फ्रेंस इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन ह्यूगो विच इज़ फेमस फॉर दिस, लिखते हैं ना, उनको आदत होती है। तो नेचुरल है, IAS वालों को ये पता है, वो खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, जो चेक करते हैं पेपर, उनकी भी तो आदत होती है, तो वो भी चेक करते हैं, उनकी भी आदत है। अब उसको पता है यार, ये पूछता हूँ बच्चों से। अब एक बच्चा जो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ वो मैगज़ीन में ही पढ़ के जाएगा, हुगो कॉन्फ्रेंस 2005 आ गया, अब वहाँ पे वो मर हो जाएगा ना, ये न्यूज़पेपर तो पढ़ा नहीं था, ये सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से प्रीलिम के क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं। आपने लिखा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन हेल्ड इन कोबे इन ह्यूगो प्रोविंस ऑफ जापान 2005। दिस कॉन्फ्रेंस ब्रॉट ग्लोबल कम्युनिकेशन फॉर डिजास्टर टुगेदर, ग्लोबल कम्युनिकेशन फॉर डिजास्टर टुगेदर, फुल स्टॉप। द ह्यूगो एक्शन for safer world was adopted. India is adopting the Hugo action for safer world was adopted. India is adopting some of the global level measures. Next para. Earlier 11th Finance Commission and high powered committee appointed in 2001 suggested that the Planning Commission should play proactive role, full stop. The Orissa cyclone of 1999 and Gujarat earthquake of 2001 was conceived as signal for disaster preparedness and restructuring, full stop. 11th Finance Commission recommended that 11th Finance Commission recommended that plan fund should be allotted for restructuring of area devastated by calamity. Next para. Two window organizations, WINDOW
organizations were set up after the recommendations of 11th Finance Commission for meeting expenditure of disaster relief. These are number 1 calamity relief fund, कैपिटल में कैलामिटी का C कैपिटल, रिलीफ का R कैपिटल, फंड का F कैपिटल। नंबर 2 नेचुरल कैलामिटी कंटिंजेंसी फंड। ये क्या है? नेचुरल कैलामिटी कंटिंजेंसी फंड ये क्या है? ये जो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछ रहा था ना, लीगल प्रोविजंस, ये वही है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये विंडो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई कि कल को डिजास्टर आएगा तो हम यहाँ से पैसा डाल के निकाल के वहाँ डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरा, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्कुरेंट लिस्ट मेंशंस, कॉन्कुरेंट लिस्ट 2-3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्कुरेंट लिस्ट। तो कॉन्कुरेंट लिस्ट मेंशंस सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस। जिसने अभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है उसको कोई चक्कर नहीं, पूरी पॉलिटी पढ़नी है, अभी टेंशन नहीं लेना। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है इसको, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस को। आफ्टर सुनामी डिजास्टर पार्लियामेंट, सॉरी आफ्टर सुनामी डिजास्टर फुल स्टॉप, आफ्टर सुनामी डिजास्टर फुल स्टॉप। ठीक है ना, मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्कुरेंट लिस्ट मेंशंस सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस आफ्टर सुनामी डिजास्टर। आपको पता है हिंदुस्तान में एक सुनामी आई थी बहुत खतरनाक, है ना, और उसकी वजह से हमने इसको कॉन्कुरेंट लिस्ट में डाल दिया। ये क्या है? लीगल प्रोविजन, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, हम उसके स्टूडेंट हैं, हमें ये आंसर गवर्नेंस का देना है ना कि ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का देना होगा तो वो ज्योग्राफी के पेपर में पूछेगा मेंस में, मीन्स के वो सुनामी कैसे आती है, डिजास्टर कैसे आता है। वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, ये पॉलिटी का पार्ट है। आप जब आईएएस बन जाओगे तो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट को देखना है एज डीएम, एज डीसी, ठीक है ना। तो आपको जब पता ही नहीं होगा कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया ने बनाई हैं, तो आप किससे पूछोगे वहाँ पे? लाल सिंह से, चौधरी लाल सिंह से पूछोगे। चौधरी लाल सिंह को खुद कुछ पता नहीं होगा तो आप किससे पूछोगे? वो किससे पूछेगा? ना आप किसी से पूछ पाओगे ना वो किसी से पूछ पाएगा, दोनों एक दूसरे का शक्ल देखते रहोगे, है ना। इसलिए आपको ये चीज़ आप ही को पता होनी चाहिए। चौधरी लाल सिंह को तो कभी पता नहीं लग सकती। आगे चलते हैं। तो आपने लिखा सुनामी डिजास्टर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या लिखो? पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट इन February 2006, February 2006, which provides for establishment of National Disaster Management Authority, very important, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखो इंडिया तभी कुछ करता है जब कुछ होता है। तो इंडिया में जब सुनामी आई तो ही इंडिया ने ये अथॉरिटी बनाई। कहते हैं ना कि इंडिया एक टॉर्टोइज की तरह से है, ठीक है। तो इंडिया में रूल्स तब बनते हैं जब हम कुछ बहुत हैवी चीज़ को देखते हैं, नहीं तो हम रूल बनाते ही नहीं हैं। हम जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे चलता रहता है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फुल स्टॉप। It is chaired by Prime Minister,
chaired by Prime Minister. The Act provides for state level disaster management authority. State level disaster management authority under the chairmanship of CM, Chief Minister. Chairmanship of CM, Chief Minister, comma, Lieutenant Governor or Administrator, as the case may be. केस में भी। ये बात इसलिए कही क्योंकि स्टेट लेवल के ऊपर जब कुछ होगा तो इसका हेड कौन होगा? सीएम। अगर स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो हेड कौन होगा? एलजी। अगर यूनियन टेरिटरी दूसरी टाइप की है तो हेड कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि चंडीगढ़ है, उसका हेड एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, एज द केस मे बी, फुल स्टॉप। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स a district level DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट पे भी बन गई, स्टेट पे भी बन गई और नेशनल लेवल पे भी बन गई। तीनों लेवल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम स्टार्ट हो गया। DDMA हेडेड बाय DM, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। The national and state level authority will formulate policy. The national and state level authority will formulate policy and plan for effective governance slash management of the disaster। अजय फ़ोन देना मैंने, मतलब फ़ोन आ रहा है। National and state level authority will formulate policy and plan for effective governance slash management of the disaster। Next para, district level authority has been given detailed role in coordination, implementation, training to officials in terms of disaster management। The Act provides for national institution of disaster management। The National Center, फुल स्टॉप के बाद, the National Center for Disaster Management has been reconstituted as NIDM, कैपिटल में NIDM, full stop। The Act also provides for creating disaster response fund, and disaster mitigation fund। Disaster response fund and disaster mitigation fund, full stop। It mentions
that there should be no discrimination in providing relief, RELIEF, relief to affected people. Next para, national level DMA, National Level Disaster Management Authority DMA started working in some states including Gujarat, ओडिशा, अब नाम ओडिशा हो गया, ओडिशा लिख दो, ओडिशा फुल स्टॉप. दे हैव फॉलोड अप, they have followed up, full stop. They have also created district level DMA. तो यहाँ पे NIDM की फुल फॉर्म लिख दो. NIDM था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट. और DMA का फुल फॉर्म है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. ठीक है. और पीछे एक वर्ड आया था नेपोटिज्म पिछले क्वेश्चन में, तो नेपोटिज्म का मीनिंग भी लिख लो. बायसनेस बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, बायसनेस, BIAS NESS, बायसनेस बेस्ड ऑन रिलेशनशिप. ठीक है जी. ये हो गया आज के दो क्वेश्चंस. दो क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, एक वैल्यू का और एक डिज़ास्टर का. आज एक हमने कल किया था, कल वाले को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये दो क्वेश्चंस तो याद करते जाओ साथ साथ में. वेरी सून जैसे ही 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो मैं टेस्ट रखूँगा और टेस्ट को ऑन द स्पॉट टेस्ट करूँगा, चेक करूँगा. ठीक है. यहीं पे टेस्ट होगा, यहीं पे चेक होगा, उसी टाइम ऑन द स्पॉट दूंगा. ठीक है. जैसे अगर 10 क्वेश्चन, जब 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा यहीं पे लिखने के लिए. खास करके ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का याद करें, ये मैं ज़रूर दूंगा, ये कंपल्सरी दूंगा. ठीक है.